हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा, अब चलते हैं हमारे कहानी में। इसके पहले दो वीडियोस में हमारी कहानी पाठ शुरू हुआ था, है ना? अच्छा देखिए, पहले वीडियो में हमारे पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा। और इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी पाठ को लिखा। अच्छा, पहले वीडियो में हमने देखा लेखक और उसके मित्र बस की यात्रा शुरू करते हैं। लेखक पूरे विश्वास के साथ यात्रा करने लगता है कि वह बस समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसी पूरे विश्वास के साथ अपने सफर शुरू करते हैं लेखक और उसके मित्र। तो दूसरे वीडियो में हमने देखा लेखक का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा था। जैसे ही इंजन स्टार्ट होती है वो उसे पता चलता है कि इस बस के कोई भी हिस्सा ठीक तरह काम नहीं कर पा रही है, इसलिए उसका विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। और बस भी बीच बीच में 2 बार रुक जाती भी है। पहली बार रुक जाती है पेट्रोल के टैंक में छेद होने के कारण। सो कोई उपाय करके फिर बस चलाते हैं और दूसरी बार फिर रुक जाती है बस। तब बस कंपनी के हिस्सेदार ने तरह तरह के तरकीबें करके फिर बस चलाना शुरू करता है। इस तरह फिर से बस की यात्रा शुरू होती है। बाद में क्या हुआ, लेखक की यात्रा कैसे चली, लेखक का सफर कैसे हुआ, इस कहानी में देखते हैं। आप देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब बस तो आगे चली लेकिन उसकी चाल पहले से ही धीरे धीरे चल रही थी, पहले से ही कम थी, अब और भी धीरे हो गई थी, और भी धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। उस वृद्धा बस की आंखें, बस तो बहुत वृद्धा है ना, बस की आंखें क्या है? उसके लाइट जो भी है वे लाइटिंग बहुत कम होती जा रही है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति कम होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांदनी थी तब, माने चांदनी माने मूनलाइट। उस मूनलाइट में अपने रास्ता को टटेलते हुए, अपने रास्ता को ढूंढते हुए वह रेंग रही थी। रेंग का अर्थ है घुटनों पर चलना। इसी को तेलुगु में कहते हैं पाकड़म। चिन्न पिल्लाडु पाकुतुन्नाडु कहते हैं ना, उसे कहते हैं रेंगना। धीरे धीरे वह रेंग रही थी, अपने रास्ते को ढूंढते हुए वह धीरे धीरे चल रही थी। और उसके आगे या पीछे कोई भी बस या गाड़ी आती तो दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उस उम्र ही नहीं। उसके आगे या पीछे कोई गाड़ी या बस आती तो वह एकदम सड़क के किनारे रुक जाती है, क्योंकि उनको रास्ता देती रहती है। कहती है कि बेटी तुम जाओ, मेरी तो तुम्हारी जैसा उम्र नहीं है, मैं दौड़ नहीं सकती, तो तुम आगे जाओ। इस प्रकार कहते हुए वह एक सड़क के किनारे रुक जाती है, आगे या पीछे कोई गाड़ी आती तो। उसी तरह देखिए, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। इतने में एक पुलिया आया था। पुलिया अंडरलाइन करो। पुलिया का अर्थ है पुल, बांध। माने बड़े बड़े नदियों पर बनाने वाले को बांध कहते हैं। यदि छोटे नालों पर, तालाबों पर बनाने वाले को कहते हैं पुल कहते हैं। सो अब उनकी यात्रा में एक पुल आया था। पुल माने थोड़ा ऊंचे स्थान पर रहते हैं ना, तो ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिक्स करके बैठ गया था। इतने में बस का टायर फट गई थी, फिक्स आवाज करते हुए बैठ गई थी। क्या हुआ देखो, वह बहुत जोर से हिलाकर थम गई थी। इतने में बस बहुत जोर से हिलाकर हमको थम गई थी। थम जाना माने उसी जगह बैठ जाना, वहीं पर बैठ गई थी बस। अब अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। यदि स्पीड में चलते समय इस तरह टायर फट गया तो बस अब नाले में गिर जाती थी। वह धीरे धीरे चल रही है ना, इसलिए वह उसी जगह बैठ गई थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा था। वैसा बस की टायर फट जाते ही मैंने उस कंपनी का हिस्सेदार आदमी जो भी है उसकी ओर देखा था, बहुत करुणा भाव से। क्यों वैसा देखा था लेकर देखिए, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। उसी कंपनी में काम करने वाले आदमी है ना, उनको पता है टायर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है या नहीं, उनको पता है। फिर भी वे टायर तो ठीक नहीं है, फिर भी उसी बस से वे सफर कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको बहुत करुणा भाव से देखा था। वे अपनी जान को हथेली में लेकर
जान को हथेली में लेना, अंडरलाइन कर लो, जान को हथेली में लेना माने जान को अपने हाथों में लेकर, हाथों में पकड़कर, अपनी जान को हाथों में पकड़कर इस बस में सफर कर रहे हैं। लेखक को पता नहीं बस की हालत के बारे में, लेकिन हिस्सेदार साहब को पता है ना बस की हालत कैसी है, फिर भी वे उसी बस से सफर कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बहुत करुणा भाव से देखा था। उत्सर्ग की ऐसी भावना बहुत दुर्लभ है। उत्सर्ग अंडरलाइन कर लो, उत्सर्ग है बलिदान, अपने प्राणों को बलिदान देने की ऐसी भावना तो बहुत कठिन भावना है, बहुत दुर्लभ भावना है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उनका बलिदान देना तो, अपने प्राणों को बलिदान देना तो अच्छा है, कोई अच्छे काम के लिए, अपने देश के लिए इस तरह बलिदान दिए तो अच्छा उपयोग होगा हमारे बलिदान का। लेकिन एक बस से, एक टायर के लिए, बस के टायर के लिए अपने प्राणों को देने के लिए वे तैयार हुए थे, तो उनके बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा था। समझ रहे हैं लेखक? इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होनी चाहिए, किसी भी आंदोलन का नेता बने तो उनका बलिदान का सही उपयोग होगा। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करेंगे। यदि अगर हमारा बस नाले में गिर जाता तो हम सब मर जाते, ऊपर देवता उस आदमी का इंतजार करेंगे जो एक टायर के लिए अपने जानों, अपने प्राण का बलिदान दिया है। सो देवता उनका इंतजार करेंगे और वे कहेंगे कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिया, मर गया मगर टायर नहीं बदला। उस बस की टायर की हालत ठीक नहीं है तो पहले ही टायर को बदल सकते हैं, लेकिन उसने बदला नहीं, फिर बदला नहीं और वह उसी बस से यात्रा करने के लिए तैयार हो गया है, अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गया है। सो देवता लोग भी इस तरह की महान व्यक्ति के लिए अपने बाहें माने हाथ, अपने हाथ फैलाकर इंतजार करेंगे। इस प्रकार सोचने लगे थे लेखक जी ने। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। उस फटे हुए टायर को निकालकर दूसरा घिसा हुआ टायर लगाए थे और एक टायर लगाए थे। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। वक्त अंडरलाइन कर लो, वक्त का अर्थ है समय। समय पर हम अपने पन्ना पहुंचने का उम्मीद ही छोड़ दी है। उम्मीद माने अर्थ क्या है? आशा। समय पर अपने मंजिल तक पहुंचने की आशा ही छोड़ दी है। अब हमने पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो कभी ही चली गई थी हमारे दिमाग से, लेकिन अब पन्ना क्या, कहीं भी या कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी है। पन्ना ही नहीं, किसी न किसी जगह पहुंचने की उम्मीद ही नहीं था हमारे मन में। अब हमारे मन में कोई भी जगह पहुंचने का उम्मीद ही नहीं था। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना है, उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसका कोई मंजिल नहीं है। हमारा पूरा जीवन इसी बस की यात्रा में ही गुजर जाएगी, क्योंकि इस बस की मंजिल तो इस लोक में, इस पृथ्वी पर नहीं है, कोई दूसरे लोक में है इसका मंजिल। तो हम और दूसरे लोक में ही हमें पहुंचाएगी, इस प्रकार लगने लगा था लेखक को। सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, इस पृथ्वी पर उसका कोई मंजिल नहीं है। इस पृथ्वी पर तो उसका मंजिल नहीं है, दूसरे लोक में है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई है। अब हमारे धैर्य और तनाव सब खत्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ देख रहे हैं। अब हम बड़े इत्मीनान से, बड़ी तृप्ति के साथ घर की राह देखते हुए बैठ गए हैं। अब वह बस जिस मंजिल तक पहुंचाएगी उस मंजिल में जाने के लिए हम आराम से बैठ गए हैं। चिंता जाती रही, हमारी चिंता तो वैसे ही चलती रही। हंसी मजाक चालू होते रहे, हंसी मजाक भी चलते रहे। बस में लोग जो भी बैठे थे उस बस के बारे में और बातचीत, गप्पे बनाते हुए हंसी मजाक की बातें भी वैसे ही चलती रही। उनके मन में विश्वास भी दूर हो गया था कि वह बस अब पन्ना पहुंचाएगी। अब पन्ना ही नहीं, पृथ्वी पर की किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी, किसी दूसरे लोक में है उनका मंजिल, इस बस का मंजिल, तो हमें वहां पहुंचाएगी। इस प्रकार सोचने लगा था और हंसी मजाक भी बस में चलने लगे थे। अच्छा लगा कहानी? लेखक की यात्रा कैसी है? अब लेखक पहले पूरे विश्वास के साथ चढ़ा था, धीरे धीरे उसका विश्वास कम हो गया था। अब पूरा विश्वास ही नहीं, उम्मीद भी खत्म हो गया था कि पृथ्वी पर अब उसका कोई मंजिल है। इस प्रकार सोचने लगा था। अच्छा है कहानी? अच्छा बच्चों, धन्यवाद।